टॉपिक का इस चैप्टर का मेजर थ्योरेटिकल टॉपिक है, यानी थ्योरेटिकली जो सवाल जवाब इस चैप्टर से आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है और आसान है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे बच्चे, ली शेडलर प्रिंसिपल क्या है, इसको करने से पहले, समझने से पहले, करने और समझने से पहले जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड समझें, और बैकग्राउंड समझकर ही ये प्रिंसिपल समझ में आएगा, वरना ये प्रिंसिपल इतना ज्यादा मैथमेटिकल सा है कि आप बोलेंगे कि इसका सेंस ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है। तो इसलिए जरा समझिएगा कि ली शेडलर प्रिंसिपल का बैकग्राउंड क्या है। मेरे बच्चे, ली शेडलर प्रिंसिपल जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ली शेडलर प्रिंसिपल एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। किस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाता हूं, ताकि उस प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको ली शेडलर प्रिंसिपल की अहमियत समझ में आएगी। अदरवाइज ली शेडलर प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्यों है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको पहले पता हो कि ली शेडलर प्रिंसिपल किस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लिसन वेरी केयरफुल मेरे बच्चे। मान लें कि आप सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप सबकी अपनी अपनी क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्री के अंदर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपकी इंडस्ट्री है जिसमें आप रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। तो मुझे बताएं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या चाहेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने या थोड़ा सा बन जाए? ज्यादा बने। ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि जो रिएक्शन आप करा रहे हैं इंडस्ट्री में वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट होगा, आप रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, और आपको मैक्सिमम यील्ड मिल जाएगी, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी। आयशा सरफराज, आयशा कामरान, बात समझ में आती है? लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मान लें आप क्या करते हैं, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, रिवर्सिबल है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर वो रिएक्शन बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको पता है इनिशियली क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आना शुरू कर देगा। यस और नो? जी सर। और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा हो, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आना शुरू कर देगा, तो क्या सारा का सारा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाऊंगा? आप पढ़कर आए, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फर्दर रिएक्टेंट भी फॉर्म नहीं होता और फर्दर प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होता। यस और नो? जी सर। ये बात समझ में आई है फरजा, आयशा, निमरा, जुनैरा? जी सर। इसका मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि जब मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बना रहा हूँ और ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर प्रोडक्ट स्टे नहीं कर रहा बल्कि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात? क्योंकि बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट तुम क्या चाह रहे हो, मैक्सिमम तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाए, तुम्हें रिएक्टेंट का चार्ज थोड़ी डालना है, तुम्हें तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। और कितना फर्क पड़ जाता है कि देयर आर इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स जहां पर ओनली 30 to 40% की यील्ड बनती है। 30 to 40% का यील्ड का मतलब क्या है कि आधा रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, 50% यील्ड भी नहीं है, कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो दूर की बात है, उसका आधा भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट में उससे ज्यादा कन्वर्ट होने लगता है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आना शुरू कर देता है बाय ड्यू टू डिफॉल्ट रिवर्सिबल नेचर। इज दैट क्लियर? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल लेवल पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम साबित होगा कि अगर इंडस्ट्री में, अब जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं हेबर्स प्रोसेस की, आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि हेबर्स प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं टू मैन्युफैक्चर। हेबर प्रोसेस में क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जरिए आप मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया। बट बाय डिफॉल्ट ये रिएक्शन क्या है, बोलो भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, अब एक जहन में किसी का सवाल आएगा कि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप अमोनिया को किसी और रिएक्शन से प्रिपेयर कर लें, इस रिएक्शन से ना करें।
बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बच्चे इंडस्ट्रियल लेवल पे जब कोई प्रिपरेशन की जाती है तो एक बहुत अहम बात उसमें ये होती है कि आप उसको बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्सेज यूज करें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज सबसे सस्ती होती हैं। अगर आप कोई भी और मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे ही कोई चीज की कॉस्ट बढ़ जाए तो मार्केट तक आते 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 कंज्यूमर तक आते आते उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हेबर प्रोसेस के अंदर यही क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट को सेव करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एयर से मिलती है, फ्री की है। हाइड्रोजन भी आपको या तो वाटर से मिल जाती है या क्रूड ऑयल से मिल जाती है, तो आपको ये सबसे चीपेस्ट रिसोर्स पड़ती है। हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जब अमोनिया बनाने के लिए रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर हमें जो यील्ड मिलती है वो ऑलमोस्ट 48% की यील्ड होती है। तो अब जुनैरा जरा सोचो कि तुमने बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए थे कि मैं इतना नाइट्रोजन हाइड्रोजन लाया हूँ, उससे मैं इतनी यील्ड बनाऊंगा, इतना बेचूंगी, इतना प्रॉफिट आएगा, और फिर मैं यूं करूंगी और यूं करूंगी। लेकिन तुमने क्या देखा कि जो तुम्हारी कैलकुलेशन उसका आधी यील्ड भी नहीं आ रही, तुम सर पकड़ के बैठ गई, रोना शुरू कर दिया तुमने। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, SO2 + O2, ये हेबर्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल है, जिसमें आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि ये एक स्टेज होता है जो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के जो मेथड है उसके अंदर ये एक स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये बाय डिफॉल्ट एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। तो अगेन अगर आप इसके अंदर SO2 और O2 को रिएक्ट कराते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 52% की यील्ड मिल रही होती है, यानी ओनली 52% ऑफ SO3 इज फॉर्म, बाकी जो है वो रिएक्टेंट में वापस चला जाता है। तो आयशा कामरान, फरजा मोहानी, निमरान औशाद, जुनैर अली अब्बासी, जो समझाने की बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और आप इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट यील्ड, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में मैक्सिमम होती है, 90% से भी ज्यादा होती है, वो यील्ड आपकी यहाँ पर हाफ हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। क्यों, और हाफ क्यों हो जा रही है? क्योंकि प्रोडक्ट स्टे नहीं कर रहा बल्कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यस और नो? तो बेटा इस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया ली शेटलियर ने, और ली शेटलियर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। क्या सॉल्यूशन बताया? कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में आप अपनी यील्ड को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। फरजा कुछ बात समझ में आ रही है? आयशा, सरफराज कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं? जी सर। तुमने तो पहले पढ़ा हुआ है ना, मैं सही पढ़ा रहा हूँ आयशा, सरफराज? जी पहले पढ़ा था ये टॉपिक या नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा था, लेकिन वो सर ने कुछ मतलब मेन चीजें बस बताई। मैं भी मेन ही चीजें बता रहा हूँ खाली। खैर, तो प्रॉब्लम, नहीं। बहरहाल प्रॉब्लम का जिक्र तो बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल लेवल का है और असल में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो इस तरह से बताने से होगा ये कि आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल के तौर पर याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आए समझते हैं कि ली शेटलियर भाई ने क्या कहा। भाई सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? मैं ली शेटलियर प्रिंसिपल बता दूं क्या है? ली शेटलियर प्रिंसिपल पहले हम लिख देते हैं आपके सामने, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे और फिर लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। ली शेटलियर ने कहा, क्या कहा भाई? उन्होंने ये कहा, व्हेन स्ट्रेस is applied on a reversible reaction at equilibrium, equilibrium get disturbed and reaction tries to reattain equilibrium by compensating stress.
ये है ली शेटलियर का स्टेटमेंट प्रिंसिपल का। क्या बता रहा है ली शेटलियर? ली शेटलियर ये कह रहा है कि अपनी यील्ड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए करेंगे कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या अप्लाई कर दें? स्ट्रेस। बोलो भाई, क्या अप्लाई कर दें? स्ट्रेस अप्लाई कर दें। स्ट्रेस क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। भाई इक्विलिब्रियम आता है तो उसके बाद आपने देखा है ना कि फर्दर रिएक्टेंट भी फॉर्म नहीं होता, फर्दर प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होता। यस और नो? तो वो क्या कह रहा है कि आप क्या करें, रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई करें स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसको क्या करना होगा, जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है उसको कॉम्पनसेट करना होगा, और इसी दौरान आपको फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंसिपल डायरेक्टली समझना मुश्किल है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन खुलासा क्या है इस प्रिंसिपल का कि आप स्ट्रेस अप्लाई करें रिवर्सिबल रिएक्शन पर, नॉर्मल तरीके से ना कराएं, उसको स्ट्रेस कंडीशन में कराएं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, और जब वो दोबारा से अचीव करने की कोशिश करेगा उस दौरान आपको फायदा हो जाएगा, यानी कि आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? मैं भी इसको डिटेल में समझाऊंगा तो बात अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे जो इक्विलिब्रियम में जा रहा था, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे आप। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगा, और जिस वक्त दोबारा अचीव करने की कोशिश करेगा उस वक्त आपको प्रोडक्ट यील्ड बढ़ जाएगी, उस वक्त आपका फायदा हो जाएगा। आर वी ऑल क्लियर? नोट कीजिए स्टेटमेंट बेटा, फिर आगे चलते हैं। सर वो केमिस्ट्री का रिवीजन बैच नहीं चल रहा है? सर हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया? जी सर। अब मेरे बच्चों, हमने देखना है कि स्ट्रेस जो इसने बोला है, ये जो वर्ड स्ट्रेस बोला है, इसका मतलब क्या है। ये जिसने कहा कि स्ट्रेस अप्लाई करें, तो स्ट्रेस कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जो ली शेटलर कहता है कौन कौन से स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बात बता। स्ट्रेस नंबर 1 उसने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस नंबर 2 वो क्या कहता है, वो कहता है हम टेम्परेचर का स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेस नंबर 3 क्या है, वो कहता है हम प्रेशर का स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेस नंबर 4 क्या है, वो कहता है हम कैटलिस्ट का स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 तरह का स्ट्रेस अगर हम अप्लाई कर दें रिवर्सिबल रिएक्शन पर, उस तरह से जैसा कि करना है, जैसा ली शेटलर बता रहा है, तो हमें प्रोडक्ट की यील्ड मैक्सिमाइज मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। आर वी क्लियर? जी सर। ठीक है जी। अब एक एक करके हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रेस हम कैसे अप्लाई करें तो इससे हमें फायदा हो। तो अब हम सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी
gives C plus D. A plus B gives C plus D. मेरे बच्चों, मेरे नौनिहाल, जहन में रखिएगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एम है वो प्रोडक्ट बढ़ाना है। तो अब ली शेटलर ये कहता है कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के, अच्छा पहले बताएं, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए जो इक्विलिब्रियम है उसे राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए या लेफ्ट साइड पर? फिर प्रोडक्ट किस साइड में बन रहा है? राइट साइड में बन रहा है ना। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? राइट शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब लिसन केयरफुली। वो कहता है कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कैसे डालेंगे, राइट शिफ्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? दो तरीके हैं, या तो एडिंग, बाय एडिंग मोर रिएक्टेंट। क्या मतलब? कि यहां पर मजीद रिएक्टेंट लाकर ऐड करें। जब मजीद रिएक्टेंट लाकर ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन मुझे बताओ, क्या ये तरीका लॉजिकल है कि पहले से ही रिएक्टेंट हमारे पास जमा हुआ है और हम मजीद रिएक्टेंट लाकर और ऐड करें? बोलो भाई, पहले से ही रिएक्टेंट हमारे पास कंज्यूम पूरा नहीं हुआ और मजीद रिएक्टेंट लाकर ऐड करें, इसमें तो फायदा नहीं हो रहा, इसमें तो कॉस्ट हमारी और बढ़ रही है रिएक्टेंट लाने पर। क्या ख्याल है जी। तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है वो है रिमूविंग प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली। ये समझना है जरा। क्या मतलब? ली शेडलर ने कहा कि या तो आप रिएक्टेंट लाकर ऐड कर लें, या क्या करें कि प्रोडक्ट को मुसलसल आप, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट को आप ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप बनाएं कि प्रोडक्ट जब फॉर्म होता जा रहा है तो वो कंटेनर में टिके नहीं, बल्कि वहां से वो निकलता जाए। इससे क्या फायदा होगा? इमेजिन करो, एक फिजिकल बैलेंस को इमेजिन करो, तो तराजू को इमेजिन करो कि जब मैं प्रोडक्ट को निकालता चला जाऊंगा तो एट एनी टाइम कंटेनर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? मुझे सबका जवाब चाहिए। आयशा सरफराज, आयशा कमरा, निमरा, फरजा, जुनेरा, क्या कहा मैंने? कि जब मैं प्रोडक्ट को निकालता चला जाऊंगा, सी को या डी को या दोनों को, तो एट एनी टाइम किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कंटेनर के अंदर? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। और जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सक्सेसिव कोलिजन किसमें ज्यादा होंगे? रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में। और जब रिएक्टेंट में सक्सेसिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो मजीद प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी गेम हो गई जुनैरा अली अब्बासी, कि बजाय इसके, यानी देखो थ्योरेटिकली तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, रिएक्टेंट भी ऐड करेंगे तब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है ना? राइट शिफ्ट का मतलब है मोर प्रोडक्ट फॉर्म, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। जी सही है बेटा। तो राइट शिफ्ट हासिल करने के दो तरीके क्या हुए कि या तो आप रिएक्टेंट ऐड कर दें या सेटअप ऐसा लगाएं कि प्रोडक्ट रिमूव होता रहे, ताकि एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप ही नहीं करे। देखो ना, हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कब आता है? जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड करती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही ज्यादा होता रहेगा। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, फॉर थ्योरेटिकल पर्पस में बता रहा हूं, अगर हम उल्टा कर लें, लेफ्ट शिफ्ट लाना चाहते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली तो हम लेफ्ट शिफ्ट नहीं लाना चाहते, लेकिन मान लें थ्योरेटिकली हम लेफ्ट शिफ्ट लाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका होगा? उल्टा कर लें। क्या तरीका होगा उसका? कि हम या तो क्या ऐड कर लें? प्रोडक्ट ऐड करें तो क्या होगा? जब इस साइड पर प्रोडक्ट ऐड होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। यस और नो? लेफ्ट शिफ्ट, या जिसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी कहेंगे। आसान है ना भाई? और इस पर रिएक्टेंट ज्यादा निकल कर आएगा, तो एग्जाम में थ्योरेटिकली ये भी पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा काम क्या करें हम? प्रोडक्ट अगर ऐड नहीं कर रहे तो किसको रिमूव करें? अगेन लॉजिक इज सेम के
जब रिएक्टेंट रिमूव करेंगे तो कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की, तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। आसान है या बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रही? जी आयशा कामरान, फरजा मोहानी, निमरा नौशाद, आयशा सरफराज, जुनैरा अली अब्बासी। जी सर। ठीक है, चले जब ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना फिर उस वक्त दिमाग लगाना कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट तुम लोग याद है, शुरू में मैंने बताया था तुम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की यील्ड कम हो रही है तो पहला स्ट्रेस तुम कॉन्सेंट्रेशन से कैसे अप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए तुम अपना सेटअप ऐसे डिजाइन करोगे जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है वो उस रिएक्शन कंटेनर में से बाहर निकलता चला जाए। आर वी ऑल क्लियर? जी। नाउ बेटा जी सर। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके भाई ने यहाँ पर भी जुगाड़ रेडी की हुई है आपके लिए, जुगाड़। वैसे यार फरजा तुम स्कूल में पढ़कर आती ना और फिर तुम्हें प्रॉब्लम होते फिर तुम्हें मेरी ज्यादा कदर होती, यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर। इफेक्ट ऑफ स्कूल में जब अच्छा परफॉर्म करो तो कभी हमें आके बता भी देना कि सर आज मिस ने ये पढ़ाया था लेकिन आज तो हमने मिस को हैरान कर दिया अपने रिस्पॉन्सेस से। ये ना हो कि मिस पढ़ा रही हो तुम भोंगे की तरह बैठे हो क्लास में, सारे तीनों के दिन एक ही क्लास में हो तुम लोग तीनों? हाँ आप तीनों एक ही क्लास में? नहीं सर। नहीं है तो बस ठीक है, अगर अलग अलग क्लास में तो अलग अलग क्लास में डोमिनेट करना है आपने। कोई माई का लाल आपका कोलीग आपके सामने टिके नहीं, बोले यार ये बच्चा पता नहीं ए लेवल्स के घोल के पीकर आ गया है, इसको सारा कुछ आता कैसे। तो ये वाला लेवल लेकर आना है, और ये कैसे आएगा जब आप अच्छे से चीजों को जो मैं बता रहा हूँ उनको बगैर मैनिपुलेट किए याद रखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए जुगाड़ हमारी क्या है कि देखो टेम्परेचर की बुनियाद पर आपने पढ़ा है कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते थे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, यस और नो, और एक होते थे एक्सोथर्मिक। अब यहां पर याद रखने का तरीका क्या है, देखो एंडोथर्मिक कौन से होते थे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती थी, यस और नो, ड्यूरिंग द रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक कौन से होते थे जिसमें हीट रिलीज होती थी। तो यहां पर हम अपने बच्चों के लिए क्या शॉर्टकट लेकर आए हैं कि भाई एंडोथर्मिक को आप यूं याद रखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनको हीट चाहिए, जिनको हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं ना कि इनको हीट चाहिए, यस और नो, बोलो यार। यस। और एक्सोथर्मिक चूंकि हीट रिलीज कर रहे हैं तो हम इसको यूं मान सकते हैं कि भाई इनको हीट नहीं चाहिए इसलिए ये रिलीज कर रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक को इमेजिन करेंगे हीट चाहिए और एक को इमेजिन करेंगे हीट नहीं चाहिए, और इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब कि नीड हीट, तो बेटा जिसको हीट चाहिए उसे दीजिए, जिसको हीट चाहिए उसे नहीं। क्या मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप कोई करा रहे हैं तो कैरी दोज रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर। जब आप इसे हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो कौन सा शिफ्ट आ जाएगा, राइट शिफ्ट। बात समझ में आ रही है? फायदा कब होगा, जब एंडोथर्मिक को हीट चाहिए थी आपने दी, तो आपको एट हाई टेम्परेचर पे कैरी कराएंगे तो राइट शिफ्ट आ जाएगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और एक्सोथर्मिक को हीट नहीं चाहिए थी तो उसको नहीं देंगे, क्या मतलब एट लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो आपको फायदा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। फायदा कब हो रहा है, जिसको जो चाहिए उसको वो ही कंडीशन दें। बिल फर्ज आपने उल्टा कर लिया, उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि बिल फर्ज एंडोथर्मिक को आपको मालूम है कि हीट चाहिए थी, आपने नहीं दी, आपने इसको लो टेम्परेचर पे करा दिया, तो अब क्या होगा, जब आपने इसकी डिमांड पूरी नहीं की तो इसमें कौन सा शिफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट। ठीक है जी, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा या लेफ्ट शिफ्ट आ जाएगा, और मोर प्रोडक्ट की जगह मोर
रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आयशा अच्छे से समझ में आ रहा है? मैं सही पढ़ा तो रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ? सर बहुत अच्छा पढ़ा है। एट हाई टेम्परेचर अगर आप इसको ले गए, इसको हीट नहीं चाहिए थी, आप इसको ले गए हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होगा? इसकी हट जाएगी। इसमें भी बैकवर्ड या लेफ्ट, देखो लेफ्ट शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट एक ही बात है, आ जाएगा। और इसमें भी मोर रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा। तो आइडिया इज प्रीटी सिंपल कि भाई जिसको जो कंडीशन चाहिए उसे आप देंगे तो फायदा होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई मसला तो नहीं? अच्छा, कोई रिएक्शन एक्सो है या एंडो है कैसे पता चलेगा? कोई रिएक्शन एक्सो है या एंडो है कैसे पता चलेगा देखकर? अबे गधी, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? मिसाल के तौर पे एनर्जी रिलीज देखकर। अबे भाई डेल्टा एच का साइन देखोगे ना, अगर नेगेटिव में लगा हुआ है तो हर रिएक्शन के आगे डेल्टा एच की वैल्यू लिखी होती है ना, तो अगर नेगेटिव में वैल्यू लिखी हुई है तो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर पॉजिटिव में वैल्यू लिखी होगी तो एंडोथर्मिक होगा। इज दैट क्लियर? भाई आयशा क्लियर हो गई है बात? कामरान, आयशा कामरान? जी जी सर। चलो फरजा मोहानी तुम भी कुछ बोल दो बेटा। जी सर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट जो है ना और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ भी हमने थोड़ी सी जुगाड़ लगाई हुई है ताकि आपको याद रखने के लिए एक रिलेटिव पॉइंट मिल जाए। क्या याद कैसे रखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर के लिए तो पहली बात तो ये याद रख लें कि प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सिर्फ ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन है। प्रेशर का जो इफेक्ट है वो पहली बात तो याद रखेंगे कि सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पर होता है। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें सॉलिड और लिक्विड्स आ रहे हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतना क्लोज होते हैं कि फर्दर प्रेशर अप्लाई करके कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? जी। तो ओनली जो इफेक्ट है वो ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है पीपी रिलेशनशिप। प्रेशर का इफेक्ट कैसे याद रखेंगे आप? बाय पीपी रिलेशनशिप। पीपी रिलेशन, ये पीपल्स पार्टी नहीं है भाई। पीपी रिलेशन क्या है? पीपी रिलेशन ये है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मोल्स। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मोल। कैसे फैसला करेंगे? इस रिलेशन से फैसला करेंगे। आए समझाता हूँ कैसे फैसला होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। अब मोल देखिए, सबसे पहले मोल काउंट कर लीजिए। रिएक्टेंट के कितने मोल है? यहाँ पर 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए रिएक्टेंट के? 3 और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 2। 2 मोल्स है। आयशा यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। अब आप देखें प्रोडक्ट के मोल्स क्या है? कम है। प्रोडक्ट के मोल जब कम होंगे तो प्रेशर, बताएं, इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर कम रखना होगा ज्यादा रखना होगा? ज्यादा। ज्यादा। पी और पी का रिलेशन समझ में आ गया? क्या मतलब? आपने एक रिएक्शन देखा उसमें प्रोडक्ट के मोल्स कम थे, तो इस रिएक्शन में राइट शिफ्ट हासिल करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रेशर को ज्यादा रखना पड़ेगा। और देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मोल्स काउंट कीजिए बेटा, कितने मोल्स हैं यहाँ पर? 1 और 3 कितने हो गए? 4। यहाँ कितने हो गए?
2। प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, कम है ज्यादा? देखो रिएक्टेंट से मैं याद क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इसमें पीपी से याद रहेगा हमेशा, वरना कंफ्यूजन जाएगी। तो प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर भी कम है, तो बेटा आयशा सरफराज प्रेशर शुड बी हायर और लोअर इन ऑर्डर टू गेट फॉरवर्ड यील्ड या मोर प्रोडक्ट? Pressure should be high. हायर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ लिखते भी आते हैं आगे, तो यहाँ पर भी प्रेशर हमें हाई रखना चाहिए, यहाँ पर भी प्रेशर हमें हाई रखना चाहिए। एक और एग्जांपल देखें, (2O3 gives 3O2। हाँ भाई, अब यहाँ पर मोल कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2, और बच्चों मोल्स देखें यहाँ पर कितने मोल्स हैं यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं 3 मोल्स हैं। अब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हो गए, तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो गए तो फायदा हासिल करने के लिए प्रेशर ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे? कम। कम रखेंगे, सही है जी। तो यहाँ पर कम रखेंगे तो राइट शिफ्ट मिलेगा, और यहाँ दोनों में ज्यादा रखेंगे तो राइट शिफ्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आए कब ज्यादा रखना है कब कम रखना है? जब हम प्रेशर हाई कर लेंगे फिर उसी वक्त प्रोडक्ट को निकाल देंगे। नहीं, प्रोडक्ट को यहाँ तो सिर्फ इंडिविजुअली प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं ना बेटा। तो अगर आप हाई प्रेशर पर करा रहे हैं रिएक्शन, प्रोडक्ट को तो आपने वो कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट के लिए तो निकालना ही निकालना है, लेकिन अदर देन दैट जो रिएक्शन कराना है वो भी हाई प्रेशर पे कराना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो, और जब वो प्रोडक्ट बन रहा है फिर उसको आप निकालते भी जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि दोनों जगह पे देखो, लोअर प्रेशर से भी राइट शिफ्ट आ रहा है, हायर प्रेशर से भी राइट शिफ्ट आ रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन फर्क समझ में आ रहा है कि कहां पर लोअर प्रेशर से राइट शिफ्ट आ रहा है और कहां पर हायर प्रेशर से राइट शिफ्ट आ रहा है? क्लियर है बच्चों? यस सर। आयशा सरफराज, जी सर। और अगर मैंने यहां पर प्रेशर को लो कर दिया होता, यहां पर प्रेशर को लो कर दिया होता, फिर क्या होता? मैंने देखा कि प्रेशर को हाई करना है लेकिन मैंने लो कर दिया, तो क्या होता? लेफ्ट शिफ्ट आ जाता है, नहीं आता? इसी तरह यहाँ पर प्रेशर को अगर मैं हाई कर देता तो क्या हो जाता? लेफ्ट शिफ्ट आ जाता। यस और नो? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। ओहो, अच्छा जी, आखिरी इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये मैं सारे जनरलाइज कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करवाऊंगा इंडिविजुअल रिएक्शंस पर, जैसे एग्जाम में आते हैं। तो जब आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह तो अप्लाई करना तो आसान ही है बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट आप ओ लेवल में ही पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट का जो काम है ना बेटा, वो क्या होता है, ये मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, आपको वैसे ही मालूम है कि कैटलिस्ट क्या करता है, याद है? लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एंड देयरफॉर इंक्रीज both forward and backward reaction, but does not produce any particular shift in equilibrium। ये इंफॉर्मेशन आपको कैटलिस्ट में दे दी क्या, कि कैटलिस्ट जो है ना वो ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज हो जाएगा। इंडिविजुअली किसी एक साइड पर इक्विलिब्रियम को डेविएट नहीं करता। कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को तेज कर देता है, किसी एक को ज्यादा तेज नहीं करता। इसीलिए याद रखना कि कैटलिस्ट को एज अ सिंगल फैक्टर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फायदा नहीं होगा। क्या मतलब कि बाकी स्ट्रेस आप अप्लाई नहीं कर रहे, कैटलिस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तेज हो जाएंगे, रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस और नो? लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट को बाकी फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया है तो उससे फिर आपकी टाइम बचेगा,
क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर का अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर का अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ कैटलिस्ट भी आपने डाला हुआ है, तो जो कैटलिस्ट डालने की वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जिस रफ्तार पे पहले हो रहे थे उससे भी ज्यादा तेज होंगे। लेकिन कैटलिस्ट इंडिविजुअली कोई शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस को इंक्रीज कर देता है। इज दैट क्या? Yes, sir. बच्चों बात समझ में आ जाती है? जुनैरा अब्बासी, जी सर। जैसे कि जो हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है आपने पढ़ा हुआ, इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेरी गुड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता था। क्या तुम लोगों को सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए? जी सर। आयशा, कामरान, सरफराज और बाकी लड़कियों, तुम लोगों को समझ में आ गया कि बी के इंडस्ट्रियलिस्ट ली शटलियर के प्रिंसिपल को किस किस तरह से अप्लाई करेंगे तो राइट शिफ्ट मिलेगा और कहां पर क्या कर देंगे तो लेफ्ट शिफ्ट मिलेगा। ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? जी सर। ये Yes, मैंने sir. पढ़ा तो दिया है, लेकिन मैं इसकी एप्लीकेशन, अब चूंकि पढ़ा दिया, समझ में आ गया आपको, अब इसको अलग अलग रैंडम रिएक्शंस पर जैसे एग्जाम में आता है वैसे इंशाल्लाह अगले सेशन में अप्लाई करवाऊंगा, और फिर इसके जो है ना वो दूसरे थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलेंगे। इसका मेजर थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप वो आ चुकी हुई है, लेकिन मैं आपको अलग अलग पूछूंगा एक एक बच्चे से कि यहाँ पर क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, या यहाँ पर ये कर रहे हैं तो बताएं क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर कर पाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको इसमें एसिड बेस के कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा, वो भी अगले सेशन में खत्म हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देंगे आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के बड़े चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के करम से आप देखेंगे कि आपके भाई ने जो जुगाड़े तैयार की हुई है, आप बोलेंगे सर मतलब दिल चाह रहा है कि क्या ना कर लें आपके लिए। खैर, तो ये थ्योरेटिकल, मेजर थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया।